सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी आप लोग जानते हैं, आदिवासी वो लोग होते थे जो जंगलों में रहते थे, ठीक है। और दीकू मतलब क्या होता है कि आदिवासियों के भाषा में दीकू मतलब होता है बाहरी लोग। और स्वर्ण युग मतलब हो गया गोल्डन इरा। स्वर्ण युग मतलब हमारा भी होता है ना कि स्वर्ण युग होता है। जैसे आप कहते हो कि मेरा दादाजी ऐसे थे, मेरे दादा के दादा ऐसे थे, वो स्वर्ण युग था, वो बहुत अच्छा समय था मेरे लिए, ठीक है। तो वही हुआ स्वर्ण युग। अब देखो जनजातीय समूह जो है वो किस तरह जीते थे, इस बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि जो जनजाति थे, जो आदिवासी लोग थे, वो किस प्रकार अपना जीवन जीते थे, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कमेंट करना पीडीएफ, मैं तुम्हें पीडीएफ का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। झूम खेतू जिसे कि कहा जाता है साधारण भाषा में घुमंतू खेती। नाम से ही पता चल रहा है घुमंतू, घुमंतू मतलब घूमना। क्या हुआ? घूमना, ठीक है। तो 19वीं सदी तक भारत के कई हिस्सों में आदिवासी समुदाय जो है वो झूम खेती करते थे। इस खेती में जंगल के छोटे भागों को साफ करके खेती किया जाता था। कब किया जाता था? तो 19वीं सदी तक, ठीक है। इसमें क्या करते थे? तो इसमें जो है आदिवासी समूह जो थे वो झूम खेती करते थे, यानी झूम झूम के, वो गाना वाला डांस वाला नहीं, ठीक है। वो झूम के खेती करते थे, मतलब घूम घूम के खेती करते थे, ठीक है। तो इस खेती में क्या किया जाता था? तो जंगल के छोटे भाग को साफ करके खेती की जाती थी। पेड़ों के ऊपरी शाखाएं जो है वो काट दी जाती थी ताकि जमीन तक क्या हो, धूप पहुंच सके। घास और झाड़ियों को जलाकर उसी राख को खेतों पर फैला दिया जाता था। जैसे कि तुम ये वाले फोटो में देख रहे हो कि घास और झाड़ी को क्या किया गया है, तो घास और झाड़ियों को जलाकर इसी पर छिड़क दिया गया है, ठीक है। इसी के ऊपर जो है छिड़क दिया गया है ताकि क्या हो सके, ये जो है वो खेत में फैल जाता था, ठीक है। क्यों फैलाया जाता था? क्योंकि इस राख में जो है वो पोटेशियम उपलब्ध होता था, ठीक है। क्या होता था? तो इस राख में जो है वो पोटास मौजूद होता था, जो मिट्टी को क्या बनाता था, उपजाऊ बनाता था, ठीक है। अब देखो, आदिवासी कुल्हाड़ी और कुदाल से जो है जमीन तैयार करते थे। कैसे जमीन तैयार करते थे? तो कुदाली और कुल्हाड़ से, ठीक है। किससे? कुल्हाड़ी और कुदाल से। आपने कुल्हाड़ी देखा है? कुल्हाड़ी वो होता है कुछ ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, लकड़ी काटा जाता है। और कुदाल क्या रहता है? कुदाल से मिट्टी काटा जाता है। कुदाल से क्या होता है? मिट्टी काटा जाता है, उसमें एक हैंडल लगा होता है। तो आदिवासी कुल्हाड़ी और कुदाल से ज़मीन तैयार करते थे। बीज सीधे खेत में बिखोर दी जाती थी, ठीक है। बीज को क्या किया जाता था? सीधे ज़मीन में बिखेर दिया जाता था। फसल तैयार होने पर उसे काट कर दूसरी जगह चले जाते थे। एक जगह पर खेती किए, जैसे मान लो यहाँ पर खेती किए, ठीक है। मान लो कि इस जगह पर खेती किए और यहाँ पर जब खेती हो गया, जब उन्होंने फसल काट लिया, तो वो फसल काट के फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सपोज डेट कि अगर कोई बिहार में है, तो बिहार के आदिवासी ने बिहार में झूम खेती की और वो झूम खेती करने के बाद झारखंड चला गया, ठीक है। वो सब क्या किए? झारखंड चले गए फसल अपना काट कर। उसके बाद क्या करते थे? पुरानी ज़मीन जो है वो कई वर्षों तक खाली पड़ी रहती थी, ठीक है, ताकि उसकी जो है उर्वरता वापस आ सके। यानी कि उसका जो ताकत है, जो मिट्टी में ताकत रहता है जिससे कि फसल जो है वो अच्छे तरीके से बड़ा होता है, वो उर्वरता जो है वो वापस आ सके, ठीक है। झूम खेती जो है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्र में की जाती थी। अगर आपसे पूछे कि झूम खेती कहाँ पर की जाती थी, तो झूम खेती जो है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत तथा मध्य भारत के पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्र में की जाती थी, ठीक है। इन लोगों का जीवन जंगली खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। इन लोगों का जीवन क्या था? तो इन लोगों का जीवन जो है वो जंगल, खेती और प्राकृतिक संसाधन पर पूरी तरह निर्भर था, ठीक है। अब आता है शिकार और संग्रहकर्ता, ठीक है। शिकार का मतलब आप जानते हो, शिकार वो होता है जो भाला वाला फेंक के शेर वगैरह को मार देता है, हिरन वगैरह को मार देता है, वो हुआ शिकार। और संग्रहर्ता मतलब हुआ अपने साथ रखना, ठीक है, मतलब अपने साथ इकट्ठा करके रखना। तो कई आदिवासी समूह जो है वो शिकार और जंगल से मिलने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहते थे। ये क्या करते थे? शिकार करते थे और जंगल में जो भी वस्तु मिलता था उस पर निर्भर करते थे। उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोग
समूह बनाकर शिकार करते थे। अगर आपसे पूछे कि वो कौन से समुदाय के लोग थे जो समूह बनाकर शिकार करते थे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? खोंड समुदाय के लोग समूह बनाकर शिकार करते थे। और ये कहाँ के थे? तो ये मुख्यतः उड़ीसा के थे। ठीक है। शिकार से प्राप्त वस्तु को आपस में क्या कर लेते थे? ये लोग बांट लेते थे। जंगल से फल, कंदमूल और जड़ें इकट्ठा करके खाते थे। जंगल से क्या करते थे? जो फल होता था, कंदमूल जो होता था और जो जड़ होता था, उसे इकट्ठा करके ये लोग खाते थे। आपने भी देखा होगा घर में कुछ ऐसा सब्जी रहता है जो जड़ जैसा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वो हो गया कंदमूल। ठीक है। अब देखो, खाना बनाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल किया जाता था। किसका बीजों का इस्तेमाल किया जाता था? तो साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। बीमारी के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि ये लोग पूरी तरह जंगल पर निर्भर करते थे। ठीक है। आदिवासी लोग क्या करते थे? तभी पूरी तरह जंगल पे निर्भर करते थे। और जहाँ तक हो कि ये लोग जंगल को ही अपना घर मानते थे, ये लोग जंगल में ही रहन बसन सब करते थे। ठीक है। ये लोग जंगल को ही भगवान मानते थे। ठीक। तो जंगल से प्राप्त वस्तु को स्थानीय बाजार में ये लोग बेचते थे, क्योंकि इन लोगों का बचपन ही जंगल से जुड़ा हुआ था। तो ये लोग सब चीज़ जंगल से ही जुगाड़ करके, जितने भी चीज़ होती थी, जड़ी बूटी, खाना वगैरह, सब चीज़ ये लोग जंगल से ही लाते थे। और जो चीज़ जो बच ये हो जाती थी उसे स्थानीय बाजार में बेच देते थे, जो चीज़ बेचने की ज़रूरत होती होगी। अभी देखो, अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत से आदिवासी लोग जो क्या करते हैं, जड़ी बूटी लाते हैं और वो कहीं पर बेचते हैं। जैसे कि जोड़ों का दर्द वाला आपने सुना होगा, या फिर किसी भी चीज़ का जड़ी बूटी वो लोग लाते हैं और बेचते हैं। ठीक है। अब देखो, बुनकर और चमड़ा रंगने वाला कारीगर कुसुम और पलाश के फूल खोंड समुदाय से खरीदता था। ठीक है। जो हम लोग ये करते थे, चमड़ा रंगने का काम जो करता था, वो लोग कहाँ से, किस चीज़ से चमड़ा रंगता था? तो कुसुम और पलाश के फूल से। और वो कुसुम और पलाश का फूल किससे खरीदता था? तो खोंड समुदाय के लोगों से खरीदता था। बदले में आदिवासी चावल और अन्य वस्तुएं ले लेते थे उनसे। ठीक है। अब देखो, मजदूरी और आर्थिक समस्या। मजदूरी और आर्थिक समस्या। कई आदिवासी लोग जो थे वो मजदूरी भी करते थे। सड़क निर्माण में काम करते थे, बोझ ढोने का काम करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे। लेकिन मध्य भारत के बेगा समुदाय के लोग मजदूरी को अपमानजनक मानते थे। अगर आपसे पूछे कि मजदूरी को अपमानजनक कौन मानता था, तो आप कहोगे कि बेगा समुदाय के लोग जो हैं वो मजदूरी को अपमानजनक मानते थे। और ये कहाँ के थे? तो मध्य भारत के थे। ठीक है। व्यापारी और महाजन जो थे वो क्या करते थे? वो आदिवासी का शोषण करते थे। व्यापारी और महाजन जो रहते थे वो आदिवासी का शोषण करते थे। आदिवासी उन्हें महंगे दाम पर सामान बेचते थे। आदिवासी लोग क्या करते थे? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। व्यापारी उन्हें महंगे दाम पर क्या करते थे? सामान बेचते थे। महाजन बहुत अधिक ब्याज दर पर कर्जा देता था। धीरे धीरे कई आदिवासी जो थे वो कर्ज और गरीबी में फंस गए। वे महाजन और व्यापारियों को अपनी परेशानियों का कारण मानते थे। ठीक है। मजदूरों की आर्थिक समस्या क्या थी? अगर आपसे पूछे तो मजदूरों की आर्थिक समस्या ये थी कि व्यापारी उन्हें महंगे दाम पर सामान बेचता था। महाजन जो था वो बहुत अधिक ब्याज दर पर कर्जा देता था। और धीरे धीरे क्या हुआ? तो कई आदिवासी जो है वो कर्जा और गरीबी में फंसते गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वे लोग जो हैं महाजन और व्यापारी को अपना परेशानी का सबसे बड़ा कारण मानने लगे। ठीक है। अब आता है पशुपालक आदिवासी समुदाय। पशुपालक आदिवासी समुदाय। ठीक है। कुछ आदिवासी समुदाय पशुपालन करके जीवन बिताते थे। वे मौसम के अनुसार अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जब जो मौसम रहा उस हिसाब से पशुओं को लेकर जाते थे। ठीक है। जहाँ घास खत्म हो जाती थी वहाँ से दूसरे क्षेत्र में ये लोग चले जाते थे। देखो, एक ही जगह पर रहेंगे तो अगर घास खत्म हो गया तो वहाँ पर पशुओं को फिर खाना नहीं मिल पाएगा, उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ये लोग फिर इस जगह से दूसरे जगह पर चले जाते थे ताकि वहाँ पर उन्हें घास मिल सके। ठीक है। अब देखो, उदाहरण के लिए पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो गुज्जर लोग थे वो गाय और भैंस पालते थे। ठीक है। ये लोग क्या करते थे? गाय और भैंस पालते थे। आंध्र प्रदेश के लबाड़ी समुदाय भी क्या करते थे? पशुपालन करते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय
कुल्लू के गद्दी समुदाय जो है वो भेड़ पालते थे। अगर आपसे पूछे कि भेड़ कौन पालता था तो आप कहेंगे कुल्लू के गद्दी समुदाय। कश्मीर के बकरवाल लोग जो थे वो क्या करते थे, बकरी पालते थे, जिस वजह से उनका नाम शायद बकरवाल पड़ गया। अब देखो, एक जगह बसर करके जो खेती करने वाले आदिवासी थे उनका क्या सिचुएशन था, उनका क्या स्थिति था, ठीक है। 19वीं सदी से पहले कई आदिवासी समुदाय अस्थाई खेती करने लगे। ये लोग क्या करने लगे, एक ही जगह पर रह के खेती करने लगे। वे हल का उपयोग करके खेती करते थे। छोटा नागपुर के जो मुंडा परिवार के लोग जो थे वो जितनी भी ज़मीन थे उसी समुदाय के अधीन थी, वही समुदाय उस संपत्ति का मालिक माना जाता था। कुछ प्रभावशाली परिवार के लोग जो हैं वो मुखिया बन जाते थे। मुखिया जो है वो समुदाय का नेतृत्व करते थे। प्रभावशाली मतलब जो शक्तिशाली रहता था, जिसके पास थोड़ा सबसे ज़्यादा धन संपत्ति रहता था, वो मुखिया बन जाता था। मुखिया जो था वो क्या करता था, तो समाज का नेतृत्व करता था। आपके घर का भी कोई ना कोई मुखिया होगा, आपकी मम्मी होगी, आपके पापा होंगे, आपके भैया होंगे, आपकी दीदी होगी, आपके दादी होंगे, दादा होंगे, कोई होंगे जो आपका घर का नेतृत्व करते हैं, मतलब आपके घर को कंट्रोल करते हैं कि ऐसा ऐसा नियम कानून रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक घर आ जाना है, इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये सब चीज़ मुखिया लोग करते हैं, ठीक है। कई बार क्या करते थे, वे अपने ज़मीन को दूसरे को बटाई के लिए दे देते थे। बटाई मतलब क्या होता है जानते हो, खेत मेरा रहेगा और मैं तुमको कहूँगा कि तुम उसमें फसल उगाओ और जो थोड़ा बहुत हिस्सा रहेगा वो तुम ले लेना और कुछ बचा हिस्सा मुझे दे देना। यानी कि अगर 30-70 का कंसेप्ट लगाते हैं कि या जितना फसल हुआ 30% तुम रख लेना, 70% मेरे को दे देना, ठीक है। अगर मान लो पूरा फसल बेच के 100 रुपये उसमें कमाई होती है तो 70 रुपया मुझे मिलेगा, 30 रुपया उसे मिलेगा। या फिर अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे 30 की जगह 40 चाहिए तो ठीक है, वो 40 लेगा, मैं 60 लूँगा। अगर वो कहेगा कि नहीं मैं 50-50 करूँगा तो वो 50 ले लेगा और मैं कितना ले लूँगा, 50 ले लूँगा। तो ठीक है, यही होता है बटाई, मतलब दूसरे को दे देना अपने खेत को। ब्रिटिश अधिकारी को गोंड और संथाल जैसी अस्थायी रूप से बसे हुए आदिवासी जो है वो बहुत ज़्यादा सभ्य लगते थे। सभ्य मतलब क्या होता है जानते हो, जो मतलब पूरी तरह से समझता है कि ये जो है डेवलप हैं, थोड़े अच्छे विचार के लोग हैं। तो ब्रिटिश अधिकारियों को गोंड और संथाल के लोग जो थे वो क्या लगते थे, वो सभ्य लगते थे, ठीक है। इसके विपरीत वे जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को असभ्य मानते थे, ठीक है। और उन्हें क्या समझते थे कि वो लोग जो है जंगली हैं। ऐसा समझते होंगे कि यार जो मतलब एक जगह पर रह रहा है वो बहुत सभ्य पढ़ा लिखा है, ऐसा वगैरह वो लोग सोचते थे। हालांकि उस समय में जो है पढ़ाई लिखाई का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, ठीक है। अब देखो, अंग्रेज़ों का मानना था कि आदिवासियों को एक जगह बसाकर खेती करवाना और उन्हें अपने तरीके से सभ्य बनाना ये ज़रूरी है, ठीक है। अंग्रेज़ लोग यही सोचते थे कि उनको एक जगह पर बसा देते हैं और उनसे खेती करवाते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये पार्ट 1 था, ठीक है। ये जो था क्या था, पार्ट 1 था और 2 पार्ट बचा हुआ है। समझ लो 15 मिनट लग गया पार्ट 1 कंप्लीट करने में, 14 से 15 मिनट। तो 15 और 15 और कितना मिनट लगेगा, 45 मिनट लग जाएगा पूरा चैप्टर करने में, ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ था उसमें आईपीएल में। आईपीएल में क्या हुआ था कि आरसीबी को एक ट्रॉफी जीतने में 18 साल लग गया। तो रायडू ने क्या बोला कि अगला 5 ट्रॉफी जीतने में इसे और 18 का जो है और 4 गुना कर दो, ठीक है। मतलब 5 ट्रॉफी जीतने में इसको टोटल 90 साल लग जाएगा। ऐसा ही रायडू ने कुछ बोला था, लेकिन आरसीबी ने बैक टू बैक ट्रॉफी जीत ली, ठीक है। खैर वो गेम का बात है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी बोले। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका समरी देखो ये है कि आदिवासी समुदाय का जीवन जो था वो जंगल और प्रकृति पर आधारित था। ये बात सब जानते हैं कि आदिवासी लोग जो थे वो जंगल और प्रकृति मतलब नेचर पे पूरी तरह अपना जीवन को आधारित रखते थे। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकार करते थे और कुछ संग्रह का काम करते थे। कई समुदाय पशुपालन करते थे जबकि कुछ अस्थायी खेती करने लगे थे। व्यापारी और महाजन जो थे वो आदिवासियों का आर्थिक शोषण करते थे। व्यापारी और महाजन जो थे वो व्यापारियों का शोषण करते थे, उन्हें ज़्यादा ब्याज पर पैसा देते थे जो कि आदिवासी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, ठीक है। अंग्रेज जो थे वो आदिवासी का जीवन शैली को बदलना चाहते थे और उन्हें अस्थायी रूप से
बसाना चाहते थे। अंग्रेज़ों को लगता था जो अस्थायी रूप से बसा हुआ है वो सभ्य है। ठीक है, अब आता है औपनिवेशिक काल से आदिवासी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आदिवासी मुखिया की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो देखो, अंग्रेजों के आने से पहले कई क्षेत्र में आदिवासी मुखिया का बहुत ज़्यादा महत्व था, यानी कि ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, इनको लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, उनके पास आर्थिक शक्ति और सामाजिक सम्मान था। वे अपना क्षेत्र का प्रशासन संभालते थे। ठीक है, ये अपने क्षेत्र में क्या करते थे, अपना प्रशासन चलाते थे। इनके पास अपनी सुरक्षा व्यवस्था और खुद की पुलिस होती थी। वे जमीन और जंगल के उपयोग से जुड़े नियम स्वयं बनाते थे। ये लोग खुद से अपना नियम बनाते थे। ठीक है, जो मुखिया थे आदिवासी के, समुदाय के लोग उनके फैसलों का क्या करते थे, पालन करते थे। जो समुदाय के लोग थे वो इनके जो फैसले थे, जो नियम बना देंगे, जो रूल रेगुलेशन बना देंगे, उनका क्या करेंगे, उनका ये लोग पालन करेंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज शासन के आने के बाद इनकी स्थिति बदल गई। इनकी अधिकांश शक्ति जो है वो छीन ली गई। उन्हें क्या किया गया, अंग्रेज अधिकारियों के बनाए नियम भी मानने पड़े। ठीक है, अंग्रेज सरकार को नजराना और कर देना पड़ा, यानी कि टैक्स देना इन्हें पड़ा। ठीक है, उन्हें अपनी समुदाय को अंग्रेजी कानूनों के अनुसार चलाना पड़ा। अब उनके पास पहली जैसी स्वतंत्रता और अधिकार नहीं थे। इस प्रकार क्या हुआ कि इस प्रकार आदिवासी मुखिया प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले इन लोगों के पास जो है खुद का प्रशासन था और ये खुद का पुलिस रखते थे और अपना सुरक्षा व्यवस्था बनाते थे और ये अपना नियम स्वयं बनाते थे और समुदाय के जितने भी लोग थे इनका फैसला मान लेते थे। लेकिन अंग्रेज आने के बाद क्या हुआ, इनका जो है वो शक्ति छीन लिया गया। ठीक है, और अब जो अंग्रेज अधिकारी नियम बनाते थे वो नियम इनको मानना पड़ता था। ठीक है, अब देखो घुमंतू खेती का प्रभाव या घुमंतू खेती पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज ने राजस्व बदलने के लिए जमीन का सर्वेक्षण कराया। ठीक है, अंग्रेज ने क्या किया, राजस्व बदलने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया, यानी सर्वे करना चालू कर दिया। जमीन को नापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया गया। किसानों पर लगान लगाया गया। कुछ लोगों को जमीन का मालिक घोषित कर दिया। किसने कर दिया, तो अंग्रेजों ने। अन्य लोगों को पट्टेदार बनाया गया। पट्टेदार मतलब क्या हुआ कि जो, जैसे मैंने नहीं कहा, जो किसी और का खेत लेके उस पर ये करता है, खेती करता है, वही हो गया। ठीक है, पट्टेदार जमीन के मालिक को क्या करते थे, किराया देते थे। मतलब उसका ज़मीन लेगा तो किराया तो देना ही होगा ना। अब ज़मीन के मालिक जो है क्या करते थे, सरकार को लगान देते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि नाप कर जितना भी ज़मीन था हर एक व्यक्ति को उसका उसका हिस्सा तय कर दिया और उस पर लगान लगा दिया। और उसके बाद जो है कुछ को जो है मालिक भी घोषित कर दिया और कुछ जो है पट्टेदार बन गए। पट्टेदार क्या करते थे, मालिक को किराया देते थे और बदले में क्या करते थे, मालिक जो होते थे वो सरकार को लगान देते थे, यानी टैक्स देते थे। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि झूम खेती वाले लोग एक ही जगह पर बसर खेती करने लगे, एक ही जगह पर रहकर खेती करने लगे। ठीक है, लेकिन यह योजना जो है उनकी सफल बिल्कुल नहीं हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो पानी की कमी थी और कई जगह पर जो है वो मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। मतलब वो जो मिट्टी था वो खेती के लायक ही नहीं था। हल से खेती करना जो है वो आसान नहीं हो पाता था और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के लोग ने इसका जो है विरोध किया। अगर आप कहोगे कि अंग्रेज का जो, अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेज ने जो कहा कि एक ही जगह बस कर तुम खेती करो, तो किन लोगों ने उनका विरोध किया, तो पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने उनका विरोध किया। और अंत में क्या हुआ, अंग्रेज़ों को झूम खेती करने वाले लोगों को जंगल का कुछ हिस्सा देना पड़ा ताकि उनमें जाकर वो खेती कर सके। अब देखो हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है, वन कानून और उनके प्रभाव। जब वन का कानून बना, वन मतलब जंगल पे जब कानून बना तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। देखो, आदिवासी को जंगल पे भेज तो दिया गया कि जाओ तुम वहाँ पर खेती करो, जाइए आप लोग वहाँ पर जाके खेती कीजिए। ठीक है, पर वो जो है अंग्रेज़ों ने कुछ ना कुछ उस पर नियम लगाया और जो नियम लगाया उस पर क्या प्रभाव पड़ा वो अभी हम लोग जानते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जंगल को अपनी संपत्ति जो है
क्या कर दी, वो घोषित कर दी। उसने कहा कि जंगल हमारा संपत्ति है, लेकिन जंगल असल में किसका संपत्ति था? जंगल असल में संपत्ति था आदिवासियों का, ठीक है। लेकिन अंग्रेज ने क्या कहा कि ये हमारी संपत्ति है, ठीक है। कई जंगल को जो है आरक्षित वन घोषित किया गया। इन जंगलों की लकड़ी रेलवे और निर्माण कार्य में उपयोग होती थी। ये जो जंगल थे, इनकी लकड़ी क्या करती थी, रेलवे का जब पटरी बन रहा था तो उसमें जो ऐसे ऐसे बिछता था ना, उसमें ये लकड़ी सब जाता था, ठीक है। जंगलों पर जो है वो पूरी तरह अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। इसके बाद आदिवासी पर कई प्रतिबंध लगाए गए। वे जंगल में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते थे। झूम खेती पर रोक लगा दी गई थी कि तुम घूम घूम कर खेती नहीं कर सकते हो। फल, लकड़ी और अन्य वन उत्पादक इकट्ठा करने पर कंट्रोल लगा दिया गया कि ये सब तुम कंट्रोल करो, ये सब तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। शिकार करने की अनुमति नहीं दी गई इन लोगों को। तो जब इतना ज़्यादा नियम कानून लगाया गया तो इससे आदिवासी के जीवन पर, इनकी आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ गया। अब आता है मजदूरों की मजबूरी, ठीक है। वन कानून के कारण कई आदिवासी परिवार की जो है आय जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती गई। उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा, क्योंकि अब वो जो है पूरी तरह फ्री होके जंगल में नहीं घूम सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो है ना कानून लगा दिया गया था। तो अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था ना, अपना रोजगार ढूंढना था, अपना परिवार चलाना था, जिसके कारण उन्हें रोजगार की तलाश में दूर दूर क्षेत्र में जाना पड़ा। कई लोग जो है वो मजदूरी करने लगे और अंग्रेज़ों ने उन्हें रेल लाइन और जंगल विभाग में कामों पर लगा दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। कुछ क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने शर्तों के साथ खेती की अनुमति दी कि मैं तुम्हें देता हूँ कि कुछ शर्त है मेरा, जिसके अनुसार तुम खेती कर सकते हो। आदिवासी को जंगल की देखभाल करनी पड़ती थी, वन विभाग की मजदूरी करनी पड़ती थी, बदले में उन्हें सीमित क्षेत्र में खेती करने की अनुमति मिलती थी। तो क्या क्या शर्त रखी गई थी? तो शर्त पहले ये थी कि जंगल का देखभाल करना पड़ता था, दूसरा था वन विभाग के लिए मजदूरी करना पड़ता था, और तीसरा था बदले में उन्हें सीमित क्षेत्र में खेती करने की अनुमति मिलती थी। तो जब इतना सारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो हैं चुप रहने वाले थे, ये लोग इनका विरोध करते, ठीक है। तो इन्होंने इनका विरोध भी किया। अब किसका विरोध किया? तो वन कानून का विरोध। आदिवासी समुदाय ने अंग्रेज के वन कानूनों के खिलाफ विरोध किया, क्योंकि ये इस कानून से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। उन्होंने इस कानून का विरोध किया। कई जगह पर लोगों ने पुराने रीति रिवाज के अनुसार जीवन जीना जारी रखा और कुछ क्षेत्रों में खुले विद्रोह हुए। कुछ लोगों ने सोचा कि यार क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं नहीं करेंगे। और मगर कुछ लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, ठीक है, इसका खुला विद्रोह किया। जैसे कुछ उदाहरण है, 1906 में असम के सोंग्राम संगमा, ठीक है। ये सोंग्राम संगमा कौन है? तो ये एक व्यक्ति थे जो आदिवासी के महान नेता थे, ठीक है। इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कब हुआ? तो 1906 में। कहाँ पे हुआ? तो असम में हुआ। अब उसके बाद 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है। क्या चलाया गया? वन सत्याग्रह चलाया गया, यानी जंगल के खिलाफ सत्याग्रह चलाया गया। इन आंदोलन ने दिखाया कि आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। आदिवासी क्या थे? अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को तैयार थे। अब यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका समरी कुछ इस प्रकार है। अंग्रेजों ने आदिवासी मुखियाओं की शक्ति जो है कम कर दी थी और उसके ऊपर अपना नियम कानून लगा दिया था, ठीक है। झूम खेती को समाप्त करने की कोशिश की गई और इसके जगह पे अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम जो है एक जगह पे रुको और उस जगह पे आप लोग खेती करो, ठीक है। उसके बाद जंगलों को जो है सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। आदिवासी ने पारंपरिक अधिकार छीन लिया। आदिवासियों का क्या हुआ? जो उसका अधिकार था वो छीन लिया गया। वन कानून के कारण उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। जो वन का कानून बना उनके कारण क्या हुआ? उन्हें वन में जाने यानी जंगल में जाने के लिए पूरा छूट नहीं था, जिसके कारण उन्हें मजदूरी करना पड़ा। कई आदिवासी समूह ने अंग्रेजी नेताओं का विरोध किया और आंदोलन भी किए, ठीक है। कई आदिवासी समूह ने क्या किया? अंग्रेजों का विरोध किया और कई आंदोलन भी किए। अब आता है व्यापार और शोषण की समस्या।
तो 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस मांग को पूरा करने के लिए अधिक ज़्यादा मतलब यहाँ से रेशम भेजना चालू कर दिया और उससे वो अधिक ज़्यादा लाभ कमाना चाहने लगी। तो रेशम का उत्पादन करने वाले आदिवासी का क्या किया गया, शोषण किया जाने लगा। कंपनी के व्यापारी आदिवासियों से वो पहले कर्ज देते थे और बाद में बहुत कम कीमत पे उनके रेशम के जो कीड़े होते थे, ठीक है, जिसे कृमि कोष कहते थे, जिसे क्या कहा जाता था, कृमि कोष, उसे खरीद लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, 1000 कृमि कोष जो है वो केवल 3 और 4 रुपये में खरीदा जाता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1000 कृमि कोष का कितने दामों में खरीदा जाता था, तो आप कहिएगा 3 से 4 रुपये में। वही कृमि कोष जो था वो शहर में 5 गुना अधिक दामों पर बेचा जाता था। सबसे ज़्यादा लाभ पता है कब होता था, व्यापारियों और बिचौलियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता था, क्योंकि देखो ये लोग कम दामों पर खरीदते थे और शहर में जाके अधिक दाम पे बेचते थे, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा लाभ होता था और आदिवासी को जो है वो बहुत कम लाभ होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आदिवासी को समझ में आता है कि व्यापारी और महाजन जो हैं वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा आदिवासियों ने मानना चालू कर दिया था, उन्हें लगने लगा था कि ये सब उनके बड़े दुश्मन हैं। अब आता है चाय बागानों और खदानों में काम। 19वीं सदी के अंत तक चाय बागान और खनन उद्योग जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगा। असम में बड़े बड़े चाय बागान लगाए गए, झारखंड में कोयले की खदान खोली गई और इन जगह पर मजदूरों की ज़रूरत थी। ठीक है, देखो कहीं पे भी अगर काम करेगा, जैसे चाय का बागान है या फिर कोयले का खदान है, तो वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ठेकेदार जो है वो आदिवासियों को काम का लालच देकर उनकी भर्ती कर लेते थे और उन्हें बहुत कम पैसा देते थे। ठीक है, उन्हें क्या करते थे, बहुत कम मजदूरी देते थे और काम जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। कई बार मजदूरों को अपना घर लौटने का भी अनुमति नहीं मिलता था, मतलब कि तुमको घर नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पे काम करना है, ऐसा वो लोग कहते थे। और उनके साथ जो है बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था। अन्यायपूर्ण व्यवहार मतलब कि या तो कुछ उल्टा सीधा बोल देता होगा, ठीक है, तो ये हुआ अन्यायपूर्ण व्यवहार। इस कारण आदिवासी लोगों में असंतोष बढ़ता गया, मतलब उनके ऊपर जो है सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। कुछ भी काम करते हैं, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, हम लोग को संतोष नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग उस काम को करने की दोबारा हमें इच्छा नहीं होती है। ठीक है, अब आता है आदिवासी विद्रोह। तो अंग्रेज के नए कानून, भारी कर, करों मतलब हो गया टैक्स, ठीक है, अंग्रेज के नए कानून और भारी टैक्स के कारण जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जंगल पर भी नियंत्रण कर लिया था, अपना कंट्रोल जंगल पर कर लिया था और महाजन लोग जो थे वो आदिवासी समुदाय का शोषण करने लगे, जिनके कारण ये लोग नाराज़ हो गए थे और नाराज़गी में इन्होंने क्या किया, तो विद्रोह चालू किया। 19वीं और 20वीं सदी में कई बड़े आदिवासी विद्रोह हुए, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं। पहले है हमारा कोयला विद्रोह, ठीक है, पहला कौन सा है, कोयला विद्रोह, जो कि 1 साल चला था, 1831 से 1832 तक। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। आदिवासी ने अंग्रेजी शासन और शोषण का विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद आता है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था। संथालों ने महाजनों, जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन किया। ये भारत का प्रमुख जनजातीय आंदोलन में से एक था। उसके बाद आता है बस्तर विद्रोह। मध्य भारत में बस्तर क्षेत्र में ये जो विद्रोह था वो हुआ था। आदिवासी ने क्या किया था, तो वन कानून का विरोध किया था, ठीक है, बस्तर विद्रोह के रूप में। उसके बाद आता है वली विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। इसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसका उद्देश्य क्या था, तो आदिवासियों का जो अधिकार था उसका रक्षा करना था। इन विद्रोह ने अंग्रेजों को यह समझाया कि आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। ये जितने भी विद्रोह थे वो अंग्रेजों को बता दिया कि आदिवासी जो हैं वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। अब आते हैं एक महान नेता जिनका नाम है बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा भारत के प्रसिद्ध आदिवासी नेता में से एक थे। उनका जन्म 15 नवंबर
1875 को मुंडा परिवार में हुआ था। वे छोटा नागपुर क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कि वर्तमान में अभी झारखंड में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर कहाँ पे है? तो झारखंड में स्थित है। बचपन में वे भेड़ बकरियां चराते थे। उन्हें बांसुरी बजाना और लोकगीत गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। किन्हें पसंद था? तो भगवान बिरसा मुंडा को। उनका जीवन जंगल और प्रकृति के बीच बीता था। गरीबी के कारण उनका परिवार जो है वो कई बार एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता था। ठीक है, उन्हें अपना जो स्थान था वो बदलना पड़ता था। बचपन से ही बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह और संघर्षों की कहानी सुनी थी। इन्हीं कहानियों के चलते उनके मन में जो है इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का भावना पैदा हो गया था। किस अन्याय के खिलाफ? जो अन्याय अंग्रेज आदिवासियों के साथ कर रहे थे, उसी अन्याय के खिलाफ लड़ने का इनके अंदर भावना आ गया था। ठीक है, अब बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने कई आंदोलन किए। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा ने कई आंदोलन किया। बिरसा मुंडा केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि सामाजिक सुधारक भी थे। ये समाज को सुधारना चाहते थे। ये चाहते थे समाज में एक नई परिवर्तन आए। उन्होंने लोगों से कहा कि शराब पीना छोड़ दो, गांव को साफ सुथरा रखो और अंधविश्वास जैसे जादू टोना से दूर रहो, अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करो। तो ये सब बात किन्होंने कहा? तो ये सब बात भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के लोगों से कहा। उन्होंने मिशनरियों, जमींदारों और अंग्रेजी शासनों का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जितने जमींदार थे, अंग्रेजी शासक थे, सबका विरोध किया था। लोगों का विश्वास था कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। लोगों का विश्वास क्या था? कि भगवान बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियाँ थे। वे बीमारियों को ठीक कर सकते थे, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते थे और उन्हें भगवान का दूत माना जाने लगा। बिरसा ने कहा कि भगवान ने उन्हें आदिवासी की रक्षा के लिए भेजा है। बिरसा मुंडा ने क्या कहा? कि भगवान ने उन्हें आदिवासियों की रक्षा के लिए भेजा है। अब आता है स्वर्ण युग की कल्पना। तो मुंडा समुदाय में एक ऐसा समय था जब उनकी जमीन पर कोई बाहर का आदमी नहीं था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था? जब भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था तो उस समय अंग्रेज जो है वो भारत आ चुके थे। ठीक है, तो ऐसा युग का बारे में बताया जा रहा है उनको कि जिस समय कोई बाहर के आदमी यहाँ पर नहीं आए थे। ठीक है, उस समय वो लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे, यानी उनके समुदाय के लोग जो थे वो स्वतंत्र रूप से रहते थे। उन पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होता था जब तक अंग्रेज लोग नहीं आए थे, और जब वो लोग आए तो वो लोग अंग्रेज लोग इनके ऊपर अत्याचार करने लगे। वे इस समय को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। जिस समय पे इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता था, ये लोग एकदम फ्री होके अपना जीवन जीते थे, किसी तरह का कोई कानून नहीं था इनके ऊपर। तो इस युग को ये लोग क्या कहते थे? स्वर्ण युग कहते थे। बिरसा मुंडा चाहते थे कि आदिवासी फिर से उसी सम्मान और स्वतंत्रता को प्राप्त करे। उन्होंने लोगों को एकजुट होने को कहा और कहा कि एकजुट होकर संघर्ष करो। ठीक है, लड़ाई करो एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, उनका आंदोलन अंग्रेजों, महाजनों और मिशनरियों और जमींदारों के खिलाफ था। वे मुंडा राज की स्थापना दोबारा करना चाहते थे। कौन करना चाहते? तो बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा की विरासत। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया, लेकिन उनके संघर्ष का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये इनकी जब मृत्यु हो गई तो आंदोलन धीरे धीरे जो है ना वो शांत होता गया, लेकिन ये जो आंदोलन किए थे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अंग्रेज सरकार को आदिवासी की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ा। आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए। लोगों ने अपने अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ा दी थी। ठीक है, आज भी बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के महान नायक के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए और तीनों पार्ट का मैंने क्विक समरी भी करवा दिया। अब ये 3rd पार्ट है तो इसका भी क्विक समरी कुछ इस प्रकार है। एक सेकेंड, हाँ,
आदिवासी समुदाय का जीवन जो था वो जंगलों और प्रकृति पर आधारित था। ये लोग पूरी तरह जंगल पर आधारित थे, पूरी तरह नेचर पे आधारित थे। ये जो भी खाना पीना खाते थे, जो भी फसल उगाते थे, सारा कुछ इनका जंगल से ही जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने जंगलों और ज़मीनों पर नियंत्रित स्थापित कर लिया था। वन कानून और नई नीतियों से आदिवासी का जीवन जो है वो प्रभावित हो गया था। ठीक है। व्यापारी और महाजन उनका आर्थिक शोषण करने लगे थे। किनका करने लगे थे शोषण? तो आदिवासियों का शोषण करने लगे थे। कौन करने लगे थे? तो व्यापारी और महाजन। कई आदिवासी विद्रोह हुआ, जिनमें कोल विद्रोह, संथाल और बस्तर विद्रोह जो था वो प्रमुख विद्रोह था। ठीक है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित किया और उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया। उनका आंदोलन आदिवासी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है जिनको आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो 15 नवंबर 1875 को। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 तक। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो 1910 में। और वल्ली विद्रोह कब हुआ? तो 1940 में। ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।